हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे इस टॉपिक का पार्ट 3 है। उम्मीद करती हूं आप इसका पार्ट 1 और 2 देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख लें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका 18वां अंश है, हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसर को कीमती कीमती डालियां ना दे तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहे तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो यह पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। जब धनुष यज्ञ पर राय साहब के यहाँ उनके मित्र एकत्रित होते हैं, उस समय राय साहब स्वयं को आदर्शवादी जमींदार बताते हैं। तब प्रोफेसर मेहता राय साहब से कहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप भी अन्य जमींदारों की तरह किसानों का शोषण करते हैं। तब राय साहब अपनी विवशता का वर्णन करते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योंकि मैं इस इलाके का प्रतिष्ठित जमींदार हूँ, जमींदार होने के नाते मुझे भी अन्य जमींदारों की तरह ठाट बाट से रहने के लिए किसानों से बलपूर्वक पैसा ऐंठना पड़ता है और इसमें अपनी आत्मा की हत्या करनी पड़ती है। किसानों के साथ अनुचित व्यवहार करते करते और उनका शोषण करते करते हम में आत्माभिमान नहीं रहा है। हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। कारण यह है कि हम किसानों से धन ऐंठ कर ही अफसरों को बड़ी बड़ी कीमती डालियां देते हैं। यदि हम डालियां ना दें तो विद्रोही समझे जाएं। इसी प्रकार शानो शौकत और ठाट बाट से ना रहें। रुपयों को आमोद प्रमोद में ना लुटाएं तो कंजूस कहलाएं। हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है तथा हम इतने कायर हो चुके हैं कि यदि हमें थोड़ी सी भी इस बात की आशंका होती कि जमींदारी प्रथा समाप्त होने वाली है, किसान खेत का मालिक होगा, तो हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास शिकायत लेकर अपनी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा और ना परिश्रम पूर्वक जीने का साहस रहा। स्वयं परिश्रम करके हम उनकी आजीविका कमा पाएंगे, यह हिम्मत भी हम में नहीं रही। हमारी हालत उन छोटे छोटे तथा पराश्रित बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, क्योंकि यह बच्चे बाहर से मोटे परंतु अंदर से कमजोर और आत्मनिर्भर होते हैं। यदि माता पिता चाहे तो उन्हें दूध पिलाएं और ना चाहे तो ना पिलाएं। जो अपने हाथ से कार्य करने में समर्थ है, ठीक उसी प्रकार जमींदार प्रथा और उनके ऐशो आराम में हमें पराश्रित बना दिया है।
यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था के ढोंग का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, अभिव्यक्ति स्पष्ट है जिससे जमींदार को अहम को स्पष्ट किया गया है। इसका 19वां अंश है, धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप की चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो यह गोदान उपन्यास से लिया गया है। राय साहब के यहाँ जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तब वहाँ पर प्रोफेसर मेहता स्पष्टवादिता का परिचय देते हुए कह रहे हैं। इस अवसर पर मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती आंकरनाथ, राय साहब, तंका आदि सभी बैठे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि आप किसी अन्याय द्वारा अमीरों के धन को छीनकर तथा उसे मनुष्य के समान रूप से विभाजित कर सब में बराबर बांट सकते हैं। धन प्रकृति प्रदत्त वस्तु नहीं है, इसलिए उनका समान विभाजन संभव हो सकता है, परंतु ऐसा करना अन्याय होगा, क्योंकि बिना बल प्रयोग के ऐसा संभव नहीं, यह ठीक है। लेकिन बुद्धि, चरित्र, रूप, प्रतिभा तथा बल आदि गुण प्रकृति प्रदत्त होते हैं, इसलिए इन गुणों का मानव मात्र में समान वितरण एवं विभाजन करना मानव की शक्ति के परे है। दूसरी बात यह है कि समाज में छोटे बड़े धनी व्यक्ति भिक्षुकों के सामने घुटने टेक देते हैं। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर अनेक धनपतियों ने अपना सब कुछ अपने संग को समर्पित कर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। रूपवती नारियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सम्राट उनके द्वार पर जाकर नाक रगड़ देते थे। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती है जहां किसी अत्यंत रूपवती परंतु साधारण सामाजिक स्थिति की नारी ने साम्राज्यों का संचालन किया है, जैसे नूरजहां ने किया था। क्या गुणों की इस असमानता को सामाजिक विषमता नहीं माना जाएगा? यदि बात की जाए इनकी विशेषताओं की, पहला, मनुष्यों के बीच असमानता रहेगी। इन पंक्तियों में प्रेमचंद ने इसी मत की पुष्टि की है। दूसरा, अनेक विद्वानों का आक्षेप है कि गोदान उपन्यास साम्यवाद का समर्थक है, परंतु प्रोफेसर मेहता का यह कथन इससे ठीक विपरीत है। इसका 20वां अंश है, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी भी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और समान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल
उस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से अवतरित है। धनुष यज्ञ के अवसर पर राय साहब एवं उनकी मित्र मंडली साम्यवाद पर विचार कर रही है। प्रोफेसर मेहता इस बात के समर्थक नहीं है कि समाज में समानता लाई जा सकती है, पर राय साहब उसके उत्तर में कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें राय साहब कहते हैं कि हम केवल बुद्धि के उसी रूप का अधिकार मानने को प्रस्तुत हैं जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो। स्वार्थ से भरी हुई बुद्धि समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होती, समाजवाद के लिए घातक होती है। समाज महात्माओं का सम्मान केवल उनके त्याग के बल के कारण करता है। जिस प्रकार हम त्याग के बल का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि केवल सम्मान कर सकती है। उसी प्रकार बुद्धि के बल का सम्मान कर उसे अधिकार और नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, परंतु बुद्धि को संपत्ति पर अधिकार नहीं करने दे सकते, क्योंकि बुद्धि से प्राप्त अधिकार और सम्मान व्यक्ति के ही साथ समाप्त हो जाता है, परंतु संपत्ति व्यक्ति के उपरांत उत्तराधिकारियों के हाथ में चली जाती है और ऐसा होने पर उसके लिए झगड़े होने लगते हैं। इसलिए संपत्ति बुद्धि से बहुत अधिक घातक और विषैली है। बुद्धि के बिना किसी भी समाज का सुचारू संचालन असंभव है, परंतु धन के बिना संभव हो सकता है। इसलिए राय साहब कहते हैं कि पहले इस बिच्छू के डंक के समान विषैली संपत्ति को नष्ट कर देना चाहिए, तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला, समाज के निर्माण के लिए बुद्धि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा, राय साहब का चरित्र एक विवेकी एवं प्रबल व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। इसका 21वां अंश है। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अभज्ञता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में दिखाई दे रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ खड़ा था। मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। इसके प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। राय साहब की पूरी मित्र मंडली धनुष यज्ञ के बाद शिकार खेलने जाती है और 3 दलों में बंट जाती है। मेहता के दल में मालती सम्मिलित है। मेहता की भेंट एक बनवासी लड़की से होती है। वह लड़की मेहता को एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठाकर लेडी डॉक्टर मिस माल्टी को बुलाने चली जाती है। प्रोफेसर मेहता पर्वत श्रेणियों की प्राकृतिक सूक्ष्मता का अवलोकन कर रहे हैं। इस संबंध में उपन्यासकार प्रोफेसर मेहता के विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसकी व्याख्या देखें। जिस प्रकार दर्शन का तत्व अगम्य और अत्यंत विस्तृत होता है, सामने की पर्वमाली उसी के समान अगम्य और अत्यंत विस्तृत होती है। उसका रूप ऐसा था मानो वह अगम्यता एवं विस्तार द्वारा ज्ञान की अगम्यता तथा विस्तार का बोध करा रही हो। मानो आत्मा इस ज्ञान के उस प्रकाश को,
उस पर्वतमाला के विराट रूप द्वारा साकार रूप में देख रही हो। दूर एक शिखर पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा मानो बुद्धि के समान ऊंचा एवं एकांकी हो। जिस प्रकार बुद्धि ज्ञान की उस अगम्यता का रहस्य भेदन करने के लिए बड़ी ऊंची उड़ानें भरती है, परंतु फिर भी ज्ञान उसके पूर्ण तत्व को प्राप्त न कर सकने के कारण उदास एवं कुछ खोई खोई सी खड़ी रह जाती है। मनुष्य का मन पक्षी के समान उस बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान के अंश द्वारा संतोष प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे संतोष नहीं होता। बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञानांश मनुष्य के मन को संतोष प्रदान करने में असमर्थ रहता है। निष्कर्ष यह निकला कि हम बुद्धि द्वारा जिस सत्य का उद्घाटन करते हैं, सत्य का वह रूप हमारे मन को संतोष प्रदान करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वह व्यवहारिक जगत से दूर की वस्तु होती है। इसलिए हमारा व्यवहारिक मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है, मेहता एक दार्शनिक व्यक्ति है। पर्वतमाला को देखकर उसके मन में दार्शनिक भावों का उठना स्वाभाविक है। दूसरा, विचारों के अनुकूल भाषा भी यहाँ गंभीर और मंथर हो गई है। प्रतीकों प्रयोग से दुरूहता भी आ गई है। तीसरा, भाषा सरल एवं प्रभावशाली है। इसका 22वां अंश है। धनिया का यह मात स्नेह उस अंधेर में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति की शोभा प्रदान करने लगा है। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीच यौवन में भी कोमल हृदय बालिका नजर आई, जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं, सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, यह पंक्तियां गोदान उपन्यास से अवतरित है। गोबर भोला अहीर की बाल विधवा बेटी जुनिया को, जो अब गर्भवती है, अपने घर छोड़कर भाग जाता है। जब धनिया को इस बात का पता चलता है, तब वह पहले तो जुनिया को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। वह खेत पर अपने पति होरी को इस कांड की सूचना देती है। होरी और धनिया खेत से जब अपने घर लौट रहे थे, तब धनिया के मन में मात सुलभ करुणा जाग उठती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। होरी एवं धनिया खेत से अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहे हैं। रात का समय है, चारों ओर अंधकार है। होरी जुनिया को कोस रहा है और उसे अपने घर से बाहर निकलने को कह रहा है। धनिया, जो अब तक जुनिया के विपरीत थी, उसके मन में अचानक मात स्नेह उमड़ आया। वह सोचती है कि ऐसी हालत में अब वह कहाँ जाएगी। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचने से पूर्व ही धनिया होरी के गल में हाथ डालकर कहती है, देखो, तुम्हें मेरी सौगंध, उस पर हाथ ना उठाना। वह बेचारी तो दुर्भाग्य की मारी है। धनिया द्वारा होरी को इस प्रकार मनाए जाने पर होरी की आंखें धनिया के स्नेह को देखकर आर्द्र हो गई। होरी को लगा धनिया के मन का यह मात स्नेह जैसे उस अंधकार में दीप के समान प्रज्वलित हो उठा हो। यद्यपि धनिया मात्र 36 वर्ष की थी, परंतु इस छोटी सी उम्र में बुढ़ापे की लकीरें उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। धनिया के इस संचिता जर्जर शरीर में
उमड़ पड़ने वाली मात स्नेह की यह आभा उसे सुंदरता प्रदान कर रही थी। धनिया ने होरी को मनाने के लिए जब उसके गले में अपनी बाहें डाल दी, तब थोड़ी देर के लिए पति पत्नी दोनों के हृदय में कुछ क्षणों के लिए अतीत जाग गया। होरी को धनिया में, यद्यपि अब वह बीता यौवन है जिसका यौवन उसे छोड़कर चला गया है, इस समय वह कोमल हृदय बालिका का नजर आई जिसने 25 साल पहले जब धनिया पहली बार नववधु बनकर होरी के घर आई थी, उस समय के आलिंगन में उस समय जो 80 के प्रेम था, वही प्रेम आज होरी को महसूस हो रहा था। यह वह प्रेम था जो दुनिया के सारे कलंक यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया बाल विधवा थी और किसी विधवा युवती का गर्भवती हो जाना समाज में कलंक माना जाता था। इसके साथ साथ दुनिया भोला आदिर की बेटी थी और गोबर दूसरी जाति का। उस समय जाति से बाहर इस प्रकार करने वालों के लिए बड़ी बाधा थी और समाज में परंपराएं जो बाधा थी, उन सब से दुनिया को बचा लेने के लिए धनिया का वात्सल्य मानो दुनिया की रक्षा के लिए रक्षा कवच का कार्य कर रहा था। धनिया दुनिया को उन सामाजिक बाधाओं, रूढ़ियों तथा कलंक से बचाकर अपनी गोद में समेटे हुए अभय प्रदान कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने शिशु को अपनी गोद में लेकर उसे अभय प्रदान कर रही हो। इसकी विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता है धनिया के ममतामय हृदय की मूर्ति साकार हुई है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में जाति पाति के भेद को उजागर किया गया है। तीसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इसका 24वां अंश है। वह आफत की मारी व्यंग्य बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यक्ति किसी वृक्ष की छाट खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इसमें प्रेमचंद दुनिया की उस अंतर्द्वंद की पूर्ण मनोस्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें वह अपने अंधकारपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रही थी। इस संबंध में उपन्यासकार दुनिया की मनोस्थिति का विश्लेषण करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दुनिया विधवा थी। उसकी भाभियां सदैव उस पर व्यंग्य कसा करती थी। जीवन का कोई भी सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए आफतों से दुखी एवं उद्विग्न होकर वह किसी किंचित सी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सदैव ललायित बनी रहती थी। वृक्ष की छाया के समान क्षणिक शांति और विश्राम देने वाले सहानुभूति स्थान पर अब उसे गोबर के प्रेम के रूप में सुख से जीवन यापन करने योग्य एक महल मिल गया था। जैसे भवन उसमें रहने वाले व्यक्ति को तेज धूप, वर्षा और ठिठुरती सर्दी से बचाकर उसे आश्रय प्रदान कर उसे सुख देता है, ऐसी ही सुखद स्थिति गोबर के आश्रय में दुनिया समझ रही थी। पर वह गोबर रात्रि के अंधकार में दुनिया को अपने घर तो ले आया, परंतु उसे अपनी झोपड़ी में छोड़कर स्वयं भाग गया। और जब गोबर की माँ धनिया को अवैध प्रेम का पता लगा, तो वह दुनिया को ही भला बुरा कहने लगी, अपने बेटे गोबर को निर्दोष बताने लगी।
और फिर होरी को खेत पर बुलाने चली गई। गोबर के घर में बैठी हुई जुनिया ये कल्पना कर रही है कि जिस गोबर का प्रेम रूपी भवन को वह सुरक्षित समझ रही थी, वह उसके सामने से अलादीन के महल की तरह गायब हो गया। उस सहारे के समाप्त होते ही उसे अपना संपूर्ण भविष्य एक विकराल दैत्य के समान उसे निगल जाने को सामने आ खड़ा हुआ। स्वजनों के विछोह, समाज की लांछना, गोबर का विश्वासघात आदि के कारण वह अपने भविष्य को पूर्णतः अंधकारमय देख रही थी। इसकी विशेषताएं देखें तो प्रस्तुत पंक्तियों में धनिया की मानसिक स्थिति का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। दूसरा मनोविश्लेषणात्मक शैली है। इसका 25वां अंश है। उसने जुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें कही थी, वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपने उन्मत्त अहसासों में, नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों में रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पंछी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह ना था, ना वह उद्दीप उल्लास, ना शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां ना था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं, कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल दिया। वह संभल गया भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। इसके प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से ली गई है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें गोबर जुनिया को अपने घर लाकर घर में बिठाकर उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। पहले वह छिपकर यह देखता है कि उसकी माँ धनिया जुनिया को भला बुरा कह रही है। इसके बाद वह दबे पांव अंधकार का लाभ उठाकर यह देखना चाहता है कि उसके पिता जुनिया के साथ पता नहीं किस प्रकार का और कैसा व्यवहार करेंगे। गोबर जुनिया का इस विपत्ति में डालने का कारण स्वयं को मानता है। उपन्यासकार ने गोबर के अंतर्द्वंद एवं पाश्चात्यतापूर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखें। गोबर जब जुनिया को अपने गांव तक पहुंचाकर रास्ते से ही भाग खड़ा हुआ, तो कुछ दूर जाकर सोचने लगा कि उसने जुनिया से प्रीति और विवाह की बातें की थी। उसे जीवन के वह क्षण याद आए जब वह प्रेम से उन्मुक्त होकर जुनिया से चुपचाप मिलने जाया करता था, और मिलने के समय जब वह उन्मत्त आसासें लेता हुआ प्रेम के नशे से भरी हुई अपनी दृष्टि द्वारा मानो अपने प्राणों को जुनिया के चरणों में लुटा देता था। गोबर के उसके जीवन में आने से पहले विधवा जुनिया किसी एकांकी पक्षी के समान अपने पिता के घर रूपी घोंसले में चुपचाप अपने दिन काट रही थी। वह किसी के भी प्रलोभन में आती थी। उसके जीवन में पति के विलास के लिए उन्मत्त आग्रह नहीं था और ना मिलने से उत्पन्न उत्साह था। बच्चे ना होने से उसकी सुंदर बातें भी नहीं थी। इन सारे अभावों के रहते हुए कोई बहेलिए के समान छली पुरुष आकर्षों का जाल बिछाए उसके पीछे नहीं पड़ता था। उसके ऐसे अभावग्रस्त परंतु सुरक्षित जीवन में गोबर ने प्रवेश किया। यह तो नहीं कहा जा सकता कि गोबर ने उसके उस एकांत जीवन में प्रवेश कर उसे किसी भी प्रकार का कोई आनंद पहुंचाया या नहीं,
परंतु सत्य यह था कि उसे जीवन के संकट में डाल दिया था और गर्भ को लेकर वह कहाँ सुरक्षा पाए। यह सोचकर गोबर संभल गया और जुनिया की सहायता एवं रक्षा के लिए उसी भांति पीछे लौट पड़ा जैसे रणक्षेत्र से भागता हुआ कोई सैनिक अपने साथी की ललकार सुन शत्रु से जूझने पुनः लौट पड़े। ठीक यही दशा क्षण भर के लिए गोबर की हो गई। गोबर यह सोचने लगा कि मैं भागूंगा नहीं, यही जुनिया के साथ उसका धैर्य बंधाऊंगा। इसकी विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता है गोबर के चरित्र का अंकन लेखक ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। उसके हृदय के अंतर्द्वंद की झांकी यहाँ बड़ी सजीव बन पड़ी है। दूसरा, भाषा सरल, सरस एवं प्रभामयी है। इसका 26वां अंश है। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन ना होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे उसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आँखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती और विनोद करती है कि उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। यदि बात इसके प्रसंग की जाए तो यह अंश गोदान उपन्यास से लिया गया है। इसमें उपन्यासकार लेडी डॉक्टर मिस मालती के दोहरे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मालती बाहर से तितली है, यानी जैसे तितली रंग बिरंगी और आकर्षक होती है, दूसरे को अपने सौंदर्य से प्रभावित करती है। ठीक उसी प्रकार से मालती की सुंदरता, आकर्षण वस्त्र जिन्हें वह पहनकर राय साहब की मंडली में सभी पुरुषों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित किए हैं। मालती इंग्लैंड से पढ़कर आई है, पश्चिमी सभ्यता में पली हुई आधुनिका है। उपन्यास के आरंभ में उसका जो रूप दिखाई देता है वह एक चंचल तितली का स्वरूप है, किंतु वास्तव में उसका आंतरिक रूप कुछ और ही है। लेखक मालती के दोहरे व्यक्तित्व के आंतरिक रूप का उद्घाटन करते हुए कहता है कि वह भरत से मधुमक्खी है। जैसे मधुमक्खी दिन भर कठोर परिश्रम करती है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, पुष्पों का रस और पराग कण लेकर शहद का संग्रह करती है, और वह शहद स्वयं मधुमक्खी के लिए, अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार मालती भी कठोर परिश्रम स्वयं के लिए ना कर अपने परिवार के लिए करती है। उसकी दो छोटी बहनें सरोज और वरदा हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हैं। दोनों बहनों की पढ़ाई एवं हॉस्टल का खर्च मालती ही वहन करती है। इसी प्रकार उसके पिता बीमार है, अपने पिता की दवाई के खर्च को वहन करती है। इसके साथ साथ मालती के पिता शराबी हैं। पिता की शराब का एवं कबाब का खर्चा भी वह वहन करती है। दिन भर प्रैक्टिस करके परिवार का संचालन मालती ही करती है। लेखक कहता है कि केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। बाहर से चमकने वाली, प्रसन्नचित दिखाई देने वाली मालती, जहां बाहर से आधुनिक फैशन परस्त पश्चिमी नारी का प्रतिरूप है, तो अंदर से मधुमक्खी की तरह परिश्रमी और परिवार के प्रति
दायित्व का निर्वाह करने वाली है। मालती हंसती या चहकती इसलिए है कि वह अपने कर्तव्य का भार और नीरसता को दूर कर थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को सरल बना सके, और उसका पुरुषों के बीच चहकना, हंसना और पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किए रखना इसलिए है कि इसके बदले में वह हल्का फुल्का मनोरंजन कर जीवन की गंभीरताओं को कुछ समय तक भूलकर मनोरंजन कर जीवन को सरस बना लेती है, और इसके बदले में उसके अपने मित्रों का प्यार एवं अपनत्व थोड़ी देर के लिए मिलता है। वह यह सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करती है, क्योंकि उसे इसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। मालती यह सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए करती है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है मालती को आधुनिक नारी के रूप में चित्रण करके उपन्यासकार ने उसके छिपे हुए गुणों को उभारा है। दूसरा, भाषा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इससे आगे के अंशों को हम इस टॉपिक के वीडियो के पार्ट 4 में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।